हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब जियोग्राफी चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग उसमें पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम में आने वाला सवाल जो कि हूबहू एग्जाम में आता है, वो भी क्लास 12 ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए है। क्योंकि हालांकि जियोग्राफी तो एक्शन नहीं हो सकता है विश्व का, इसीलिए तो हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि यह बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड सभी के लिए खास तौर पर यह वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। तो चैप्टर 2 में आपका है क्या? चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या घनत्व व वितरण। विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण ये क्लास एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, क्या किसी देश के वास्तविक पूंजी उस देश के निवासी लोग होते हैं। अगर मानिए आप किसी देश के लोग हैं तो आप उस देश के विकसित पूंजी हैं, वास्तविक पूंजी है, कोई काल्पनिक नहीं, वास्तविक। उस देश के आप वास्तविक पूंजी आप ही हैं। किसी देश के व्यक्ति ही वास्तविक पूंजी उस देश की होती है। इसलिए विश्व जनसंख्या में हम लोग बात करेंगे कि लोग एक विश्व में, पूरा वर्ल्ड में क्या जनसंख्या है। जैसे 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी, 2011 में हो गई 7 अरब। इसे वही देखकर हम सब बात करेंगे विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितना है, वितरण कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से लोग फैले हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। और वितरण घनत्व जैसे बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब ये साबित कर रहा है क्या बिहार में 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 382 व्यक्ति निवास कर रहे हैं अस्थायी रूप से। यही आपका जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यही हम सब आज पढ़ेंगे क्या, विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या एशिया में वर्तमान में 90% क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि 90% भाग पूरे स्थलीय भाग पर केवल 10% भाग में रहते हैं। इस 90% पूरे पृथ्वी का 90% क्षेत्र का व्यक्ति सिर्फ 10% क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है क्या वहाँ का मौसम ठीक नहीं हो, जलवायु ठीक नहीं हो, वहाँ की जल की अनुपलब्धता होती हो, ये कारण हो सकता है। इसीलिए 90% पूरे विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% में निवास करती है, केवल 10%। पूरे विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भागों में निवास करती है। और विश्व के असमान वितरण के कारण एक भूगोलवेत्ता जॉर्ज विक्रेसी ने क्या कहा है, क्या पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 10% भागों में निवास करती है। क्या कहा है? क्या हाँ, हमारा नोट्स है, एनसीईआरटी से आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि एनसीईआरटी वैसा लेंदी सब्जेक्ट है, क्या आपको समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए इसको एनसीईआरटी समझना सबकी बस की बात नहीं है। इसीलिए अपना नोट्स खुद का नोट्स लिख कर पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी सभी नहीं एफर्ट कर सकते, सभी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए तो देखिए, जॉर्ज विक्रेसी का कहना है, जॉर्ज विक्रेसी ने एशिया महाद्वीप जनसंख्या वितरण विषय में कहा है क्या,
एशिया में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम है और ऐसे क्षेत्र कम है जहाँ जनसंख्या अधिक है। कई जनसंख्या कौन है? जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है विश्व में अधिक स्थल वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम है और कम स्थल वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। कम स्थल वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। ये जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है विश्व में अधिक स्थल वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम है और कम स्थल वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। और यही बात करें तो 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्रों में निवास कर रही है। तो यहाँ से स्पष्टता होती है क्या अधिक स्थल वाले क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास कर रही है और कम स्थल वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्या घनत्व क्या है। देखिए घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व। देखिए मेरे भाई प्यार से सुनिएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बटे आपका हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या। क्यों होगा? क्योंकि प्रति वर्ग, देखिए भारत में 2011 में जनगणना कितना हुआ था? 121 करोड़ की जनसंख्या थी, लेकिन उसमें से बोला गया है क्या उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। देखिए ये कोई भी अगर मान लीजिए ये आपका शहर है और इस पूरे क्षेत्र का जो जनसंख्या है आपका 1800 और पूरे क्षेत्र का आपका है 6 किलोमीटर, मान लीजिए आपका है ये क्षेत्र, पूरे गांव आपका 6 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का है और वहां पर जनसंख्या निवास कर रही है 1800। देखिए हम जो फॉर्मूला दिए हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, ये आपका देखिए 6 किलोमीटर है, क्या है 1800, तो हो गया 300 किलोमीटर। देखिए आपके क्षेत्र में रह रहा है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 300 प्रति वर्ग किलोमीटर, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। यह था आपका कुछ सॉल्यूशन। और इसके बावजूद आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप एक सिंपल सा थ्योरी याद रखिएगा, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, आपका गांव मान लीजिए 6 किलोमीटर है और मेरा गांव 8 किलोमीटर है, मेरा गांव में मान लीजिए 500 व्यक्ति रह रहा है, तो 500 ऊपर में लिखना है 500 और नीचे में मेरा अगर 8 किलोमीटर का गांव है या मान लीजिए 2 किलोमीटर का ही गांव है, तो अगर 800 व्यक्ति निवास कर रहा है और 4 किलोमीटर गांव है तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मेरे गांव में रह रहा है, 1 किलोमीटर में 200। देखिए 800 है ना, 800 व्यक्ति रह रहा है, 4 किलोमीटर गांव का क्षेत्र है। क्षेत्र क्या होता है?
कोई भी क्षेत्र हो, एरिया होता है, एरिया है मेरा 4 किलोमीटर, और बल्कि मेरा गांव में रह रहा है 800 व्यक्ति, तो वही हम अगर भाग देंगे प्रति वर्ग किलोमीटर से कुल जनसंख्या को, तो 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहा है, 200 व्यक्ति 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहा है। तो ये था आपका प्रति वर्ग जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या वितरण का हम लोग बात करते हैं। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण का बात करते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व तो हो गया क्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वितरण क्या हुआ, कहाँ लोग किस प्रकार से फैल रहे हैं। मान लीजिए आपका गांव में शैक्षणिक सुविधा है, मान लीजिए मेरा गांव में राजनीतिक स्थिरता है, वहां पर फसाद दंगा ये सब नहीं होता है, बल्कि वहाँ एक स्थिर गतिविधि से सभी व्यक्ति रहते हैं मेरे गांव में, तो मेरा गांव में अधिक प्रवास करना चाहेगा लोग। आप अगर मान लीजिए आपका गांव में फसाद दंगा मारपीट ऐसे लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तो एक शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, उस गांव को छोड़ना ही बेहतर समझेगा। क्योंकि अगर आपको उस गांव में सुख सुविधा मिल रहा है परंतु आप मानसिक रूप से वहां पर सही नहीं रह पा रहे, तो आप एक शिक्षित व्यक्ति होकर आप उस गांव को जरूर छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़िएगा, क्योंकि आपको दूसरा गांव में अच्छा सुविधा प्रदान हो रहा है, अच्छा सुविधा मिल रहा है, क्यों नहीं आप वही गांव में चल जाए। वही बात है जनसंख्या वितरण का। मेरा गांव में मान लीजिए शैक्षणिक सुविधा नहीं है, तो जहाँ शैक्षणिक सुविधा है, मान लीजिए मेरा गांव में शैक्षणिक सुविधा, गाँव बताना उचित नहीं होगा, तो मेरा गांव मान लीजिए है, तो मेरा गांव से शहर है 10 किलोमीटर, तो मेरा गांव में शैक्षणिक सुविधा नहीं है, क्यों नहीं हम अपना निजी केंद्र शैक्षणिक सुविधा में ही रहने लगे। क्योंकि वितरण क्या होता है, हम अपने गांव को छोड़कर शहर आए हैं, क्यों आए, क्योंकि शैक्षणिक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है सुविधा, इसीलिए शैक्षणिक सुविधा प्राप्त करने के लिए हम शहर आए। तो वही बात है, जनसंख्या किस प्रकार से, मान लीजिए आपका गांव में जल का समस्या है, किसी गांव में जल मिल रहा है, तो हम स्पष्ट है क्या वही गांव जाएंगे जहाँ जल मिल रहा है, अभी नहीं क्या जहाँ जल नहीं मिल रहा है वहीं। जनसंख्या वितरण क्या है, देखिए जनसंख्या वितरण क्या है आपका, जनसंख्या वितरण है कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति कुछ कारण से स्थान परिवर्तन करते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप हो, हम हो, कोई अन्य हो, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कारण से स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या घनत्व पे भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ का जनसंख्या पे भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अलग अलग उद्देश्यों के आपूर्ति के आधार पर जनसंख्या घनत्व 6 प्रकार के होते हैं। सबसे 6 प्रकार के जनसंख्या घनत्व क्या होता है, आप कृषि करते हैं, हम करते हैं, कृषि करते हैं तो कृषि घनत्व भी होता है। क्यों होता है देखिए बताते हैं। पहला है कृषि घनत्व, किसी भी क्षेत्र में, देखिए पहले समझिए, किसी भी क्षेत्र में, उस पूरा क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति में से कितने व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं, कृषि से गतिविधि अपना इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसी को कृषि घनत्व कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र का व्यक्ति उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या में से कितने व्यक्ति कृषि पर आश्रित हैं,
कृषि में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं। कितने व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं उसे कृषि घनत्व कहा जाता है। कृषि घनत्व देश की कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। कृषि घनत्व क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। दूसरा आपका आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या होता है? क्या आर्थिक घनत्व संसाधन की क्षमता, वहां के लोगों को, कितने व्यक्ति को आर्थिक प्राप्त हो रहा है, आर्थिक इनकम। हालांकि यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसीलिए उतना ध्यान से नहीं, इसको उतना भी ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या घनत्व, क्योंकि 2028 में 27 में आने की संभावना है, 100% लग रहा है। इसीलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में? क्या जनसंख्या की गणना प्राय 10 वर्षों में की जाती है। जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को की संख्या को जनसंख्या कहते। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनगणना देखिए क्या होता है। किसी भी निश्चित समय अंतराल पर किसी भी निश्चित समय अंतराल पर लोगों की संख्या को गिनती करना। किसी भी निश्चित समय अंतराल पर लोगों की संख्या को गिनती करना। देखिए, किसी भी निश्चित अंतराल पर लोगों की संख्या को गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। यह 10 वर्षों पर की जाती है। भारत में 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। हालांकि कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हुआ था, और 2021-11 की डाटा हम लोग पढ़े तो भारत का 121 करोड़ था। वही 2001 का बात करें तो 102 करोड़ था। 102.80 लाख जनसंख्या था 2001 में। और यही जनसंख्या घनत्व का बात करें, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था, उस समय जब हम लोग का देश आजाद हुआ था 1946 में, तो उस समय पहला 1947 में, तो उस समय पहला जनगणना तो 1951 में हुआ। उस समय हम लोग का जनसंख्या घनत्व था 100, शायद था आपका, हाँ, 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर था। और यही बात करें 2011 की तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का तो बहुत अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि आपका बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका है जनगणना किसी भी निश्चित समय अंतराल पर लोगों की संख्या को गिनती करना। और यह जनसंख्या 2021 में कोरोना के महामारी के दौरान नहीं हुआ था। हालांकि 2031 में होने की संभावना है, संभावना नहीं, हकीकत होगा। और 2011 की जनगणना की बात करें तो बिहार का जनसंख्या था आपका, बिहार की जनसंख्या तो 110.41 करोड़, और इसका जनसंख्या घनत्व था आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का बात करें तो 121 करोड़ था आपका जनसंख्या। 121 करोड़
11 में भारत की जनसंख्या था और जनसंख्या घनत्व था आपका कितना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यही बात करें जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है, बिहार का है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। हम लोग ये सब थ्योरी पढ़ेंगे बुक 1 में, हालांकि बुक 1 भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो ये था आपका आज का क्लास। और हालांकि यह क्लास में तो संपूर्ण ज्योग्राफी का चैप्टर 2 नहीं हुआ, तो चैप्टर 2 का आपका होगा कल समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा चैप्टर 2। इसमें थ्योरी पढ़ा दिए, इसमें प्रवास पढ़ना है, प्रतिकर्ष कारक पढ़ना है, अपकर्ष कारक पढ़ना है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण पढ़ना है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि का दौरान कब से कब तक रहा है, ये सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जिसमें से आपका सबसे पहला बेसिक क्लास चला है प्लस थ्योरी चला है, कल आपका चलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास। और उसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनसंख्या के वितरण के असमान प्रभाव के क्या कारण है, जनसंख्या जो फैलाव हो रहे हैं, जनसंख्या जो एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ रहे हैं, उसके क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।